नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जो है आज की दोस्तों हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती, कौन सी दूसरी क्लास है वैदिक सभ्यता की। दोस्तों 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जाना था यानी आर्यों का आगमन जो है भारत में कैसे हुआ था, यानी कौन किसने जो है क्या क्या जो है कहा थे। जैसे मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो है आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वत से जो है होते हुए आए थे। और जब ये भारत आए थे तो इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था और इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो ये आर्यों का आक्रमण जो है, एक तरफ तो आर्यों के राजा सुराज थे और दूसरी तरफ से 10 भारतीय राजे, जिनमें दोस्तों आर्यों के राजा सुराज की जो है जीत हुई थी। और इस युद्ध को जो है दोस्तों दशराज्य युद्ध का नाम जो है दिया गया था। और ये किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, रावी नदी यानी परशुनी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। और इस दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है मिलता है। और एडवर्ड मेयर के अनुसार जो आर्य पामीर के पठार से आए थे। पेनका व हट के अनुसार जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है तिब्बत से। गाइल्स के अनुसार हंगरी से। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। कहाँ से दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी, सरस्वती नदी के किनारे थी। यहाँ के लोग जो है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। और यहाँ पर जो है मकान कैसे थे, कच्चे मकान थे। और यहाँ पर 4 वर्ग रहते थे, पुरोहित, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक, ये 4 वर्ग जो है यहाँ पर रहते थे। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे आर्यों के पंचजन, यानी आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है आर्यों के पंचजन। आर्यों के पंचजन की यदि बात की जाए तो आर्यों के पंचजन कौन कौन से थे, तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक जो है हम चलेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं आर्यों के पंचजन। आर्यों के पंच जन, आर्यों के पंचजन। आर्यों के पंचजन की यदि बात की जाए तो आर्यों के पंचजन में जो है कौन कौन सी इकाई थी, तो सबसे छोटी इकाई से लेके शुरू करते हैं। तो पहली इकाई कौन सी थी दोस्तों, पहली इकाई थी कुल। कुल जिसको परिवार भी जो है कहा जाता है। कुल का असली अर्थ क्या है दोस्तों, परिवार। कुल के प्रमुख कौन हुआ करता था, कुल का प्रमुख हुआ करता था दोस्तों कौन, कुलपा। कुलपा जो है इसका प्रमुख हुआ करता था। और बहुत सारे कुल यानी परिवार मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। क्या बनाते थे दोस्तों, ग्राम यानी गांव। और इसके प्रमुख की यदि बात की जाए तो ग्रामीणी, याद रखें दोस्तों इसका प्रमुख ग्रामीणी जो है हुआ करता था। ग्रामीणी जो है इसका प्रमुख हुआ करता था। और बहुत सारे गांव मिलकर जो है क्या बनाते थे, विष। बहुत सारे गांव मिलकर बनाते थे विष, जिसका प्रमुख हुआ करता था विषपति। क्या दोस्तों, विष विषपति जो है इसका प्रमुख जो है हुआ करता था। और चौथी इकाई क्या थी, यानी बहुत सारे विष मिलकर बनाते थे जन। क्या दोस्तों, जन बनाते थे। और इसके प्रमुख की यदि बात की जाए तो इसका प्रमुख हुआ करता था राजा या राजन। याद रखें दोस्तों, राजा या राजन जो है इसका प्रमुख जो है हुआ करता था। और पांचवी इकाई थी, यानी बहुत सारे जन मिलकर क्या बनाते थे, राष्ट्र बनाते थे। याद रखें दोस्तों, यानी एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। और ये जो है सबसे बड़ी इकाई थी इन पंचजन में, सबसे सबसे बड़ी इकाई थी। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई थी। और सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, सबसे छोटी इकाई की यदि बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी दोस्तों, सबसे छोटी इकाई की यदि बात करते हैं तो कौन सी थी, कुल यानी परिवार। कुल यानी परिवार जो है सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण इकाई की बात की जाए, सबसे सबसे महत्वपूर्ण इकाई, सबसे महत्वपूर्ण इकाई की यदि बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी दोस्तों कौन सी, जन। याद रखें दोस्तों, जन जो है इन पांचों इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई जो है हुआ करती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आर्यों के पंचजन। आर्यों के पंचजन की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 5 इकाइयाँ थी। कुल पहली थी दोस्तों कुल। कुल का अर्थ होता है परिवार, इसका प्रमुख यानी मुखिया हुआ करता था कुलपा। बहुत सारे गाँव मिलकर बनाते थे, बहुत सारे परिवार मिलकर बनाते थे, एक गांव का जो है निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख हुआ करता था यानी चीफ ग्रामीणी जो है हुआ करता था। बहुत सारे गांव यानी
ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे दोस्तों। जैसे आज के समय में बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं, एक जिला बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, क्या एक जिला जो है बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे विष की बात की जाए तो इसका प्रमुख हुआ करता था विषपति। बहुत सारे विष मिलकर जो है जन्म का निर्माण करते थे। जन का प्रमुख हुआ करता था लाजा या राजन। और यही जो है इन पांचों इकाइयों में जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। और सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो लास्ट हुआ करती थी, जो कि बहुत सारे जन मिलकर जो है बनाते थे। सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी कुल यानी परिवार, और सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी जन। याद रखें दोस्तों, जन जिसका प्रमुख राजा जो है हुआ करता था। क्या दोस्तों, राजा जो है हुआ करता था। अब वर्तमान में अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको जो है, जैसा पुष्प की यदि बात की जाए तो पुष्प यानी इसका अर्थ होता था दुर्गपति। दुर्गपति की यानी जो दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था, तो उसको जो है दुर्गपति कहा जाता था। इस पक्ष की यदि बात की जाए तो गुप्तचर। गुप्तचर की बात करते हैं तो जासूस, यानी राजा जो है अपने गुप्तचर रखा करते थे, यानी जासूस रखा करते थे, ताकि ये पता लगाने के लिए कोई राजा के खिलाफ जो है साजिश या षड्यंत्र तो जो है नहीं रच रहा है राजा को मारने के लिए, इसलिए जो है राजा गुप्तचर का प्रयोग करते थे। और इसी गुप्तचर शब्द के लिए जो है इस पर शब्द का प्रयोग जो है किया गया। वाजपति की यदि बात की जाए, वाजपति क्या होता था, गोचर भूमि का अधिकारी। यानी गोचर यानी गाय चरती थी, यानी जहाँ पर जो है गायों को चराने की जगह होती थी, तो उस भूमि का अधिकारी जो होता था उसके लिए जो है वाजपति शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। उग्र की यदि बात की जाए, उग्र जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था, उसके लिए जो है उग्र शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। भागदू की बात करते हैं, राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, यानी जो अधिकारी जो है टैक्स वसूल करता था, तो उसके लिए जो है भागदू शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। और यहाँ की जो है मुख्य फसलें की बात भी करेंगे। और यहाँ पर जो है जौ, यानी जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलों में से एक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसको किस नाम से जाना जाता था, यव के नाम से जाना जाता था। किसके दोस्तों, यव के नाम से जाना जाता था। अघन्य, अघन्य शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो अघन्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। गाय अघन्य यानी न मारे जाने वाले पशु के लिए जो है, और साथ ही गाय के लिए जो है वैदिक सभ्यता में युद्ध भी जो है हुआ हो जाया करते थे। यानी इस समय जो है वैदिक सभ्यता में गाय को एक संपत्ति जो है माना जाता था। क्या माना जाता था दोस्तों, गाय को जो एक संपत्ति के रूप में जो है माना जाता था। और उर्वरक यानी कृषि भूमि को जो है इस समय उर्वरा जो है कहा जाता था। सोमरस आदियों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था उसको सोमरस जो है कहते थे। वस्त्र सूती व ऊनी वस्त्र जो है पहनते थे। और समाज कैसा था, यहाँ का समाज था दोस्तों पितृसत्तात्मक। बापता शब्द जो है नाई के लिए प्रयोग किया जाता था। खाद्य पदार्थ को जो है करब जो है कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व, समुद्र को परावत जो है कहा जाता था। अब इन सभी को पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है देखेंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ शब्द हैं इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम दोस्तों पुष्प। पुष्प किसके लिए दोस्तों, दुर्गपति। याद रखें दोस्तों, दुर्गपति के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, यानी दुर्गों की रक्षा करने वाला, दुर्गों की रक्षा करने वाले के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता था पुष्प शब्द का। फिर आते हैं दोस्तों स्पष्ट शब्द जो है किसके लिए, गुप्तचर के लिए जो है, गुप्तचर यानी जासूस के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता था। अब बात आती है दोस्तों बाजपति। बाजपति शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था, गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी के लिए जो है, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसके लिए जो है बाजपति शब्द का जो है प्रयोग जो है किया जाता था। इसके बाद आते हैं दोस्तों उग्र शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था, उग्र शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था, अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। जो अधिकारी जो होता था अपराधियों को पकड़ने वाला, उसके लिए जो है उग्र शब्द का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है, उग्र शब्द का प्रयोग जो है जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसके लिए प्रयोग किया गया है। भागदो की यदि बात की जाए, भागदो किसके लिए प्रयोग किया गया था, राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी के लिए, करने वाला अधिकारी के लिए प्रयोग जो है किया जाता था। याद रखें दोस्तों, राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के लिए जो है वाग्दू शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। यव की यदि बात की जाए, यव शब्द जो है किसके लिए, जो शब्द
ज्यों के लिए जो है यप शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर बात आती है दोस्तों अघन्या शब्द। अघन्या अघन्या शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? गाय के लिए। यानी न मारा जाने वाला पशु, न मारा जाने वाला पशु। अघन्या का अर्थ क्या है दोस्तों? न मारा जाने वाला पशु, यानी गाय के लिए जो है प्रयोग किया जाता था अघन्या शब्द। यानी इसका अर्थ होता है न मारा जाने वाला पशु। याद रखें दोस्तों, न मारे जाने वाला पशु। अब आते हैं दोस्तों उर्वरा जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उर्वरा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो कृषि भूमि होती थी, जो कृषि के योग्य भूमि होती थी, तो उसके लिए जो उर्वरा शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। किसका दोस्तों? उर्वरा शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। सोमरस की यदि बात की जाए, सोमरस, सोमरस क्या होता था? आदियों का प्रमुख पेय पदार्थ को जो है सोमरस कहा गया। आदियों के प्रमुख पेय पदार्थ, आदियों के जो है प्रमुख पेय पदार्थ को जो है सोमरस कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों? सोमरस जो है कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के लोग जो है वस्त्र कैसे पहनते थे? वस्त्र की यदि बात की जाए, सूती ऊनी व मृग चर्म। ये यहाँ के मृग चर्म, ये यहाँ के जो है लोग वस्त्र जो है पहनते थे। अब बात आती है यहाँ का समाज कैसा था। समाज की यदि बात की जाए तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ का समाज कैसा था दोस्तों? पितृसत्तात्मक जो है यहाँ का समाज था। और बाप्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? नाई के लिए जो है बाप्ता शब्द प्रयोग किया जाता था वैदिक सभ्यता में। खाद्य पदार्थों की यदि बात की जाए, करहब शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? खाद्य पदार्थों के लिए। खाद्य पदार्थों के लिए जो है बाप्ता शब्द किसका दोस्तों? करहब शब्द का प्रयोग किया जाता था खाद्य पदार्थ के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात आती है मरुस्थल। मरुस्थल के लिए जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? धन्व। याद रखें दोस्तों, धन्व जो है ये मरुस्थल के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। और समुद्र के लिए जो है, यानी समुद्र को जो है क्या कहा जाता था? परावत जो है कहा जाता था। क्या दोस्तों? परावत जो है कहा जाता था। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इन सबको करा रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पुष्प शब्द जो है दुर्गपति के लिए जो है प्रयोग किया जाता था, जो कि दुर्गों का रक्षा अधिकारी होता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर या जासूस के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। वाजपति की यदि बात की जाए तो गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था, गोचर भूमि यानी जहाँ पर जो है गायों को चराने का स्थान होता था, यानी मैदान होता था, तो उसको जो है गोचर भूमि जो है कहा जाता था। और इसी गोचर भूमि का अधिकारी को जो है वाजपति कहा जाता था। उग्र की यदि बात की जाए, जो ऐसा अधिकारी जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था, उसके लिए जो है उग्र शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। भाग दो, राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के लिए जो है वाग्दू शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। यव, जो को जो है यव कहा जाता था। अघन्या, गाय के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। अघन्या का अर्थ होता है न मारा जाने वाला पशु। उर्वरा, जो कृषि योग्य भूमि होती थी, उसके लिए जो उर्वरा शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। सोमरस, आदियों के प्रमुख पेय पदार्थ को जो है दोस्तों सोमरस कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। वस्त्र, सूती ऊनी व मृग चर्म। याद रखें दोस्तों, वस्त्र की यदि बात करते हैं, सूती ऊनी व मृग चर्म। समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृ सत्तात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ का समाज जो है पितृसत्तात्मक था, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है पिता के पास जो है हो गया था। बाप्ता, वैदिक सभ्यता में जो है नाई के लिए बाप्ता शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। करहब, खाद्य पदार्थ को जो है करहब जो है कहा जाता था। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया। और समुद्र के लिए जो है परावत शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है इस समय वैदिक सभ्यता में जो है क्या बाल विवाह होता था? नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह होता था? बिल्कुल होता था। विधवा जो है अपने देवर से शादी कर सकती थी, बस याद रखेंगे। क्या यहाँ पर सती प्रथा थी? नहीं थी। जाति व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था जो है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, याद रखें दोस्तों। अगर थी भी तो कर्म आधारित थी, पर्दा प्रथा थी? नहीं थी, याद रखेंगे। यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा भी जो है नहीं थी। विवाह की यदि बात की जाए तो विवाह जो है अंतरजातीय विवाह होते थे और एक नियोग प्रथा से जो है होते थे। अंतरजातीय की यदि बात की जाए
तो इसमें दो प्रकार से होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम से बात करते हैं तो लड़का जो है उच्च वर्ग का हुआ था और प्रतिलोम की यदि बात करते हैं तो प्रतिलोम में जो है, प्रतिलोम में लड़की जो उच्च वर्ग की होती थी और लड़का जो है निम्न वर्ग का जो है होता था। याद रखें दोस्तों, निम्न वर्ग का जो है होता था। अब दोस्तों पहले इनको देखेंगे, फिर देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर जो है बाल विवाह होता था, एक एक करके लिखेंगे। बाल विवाह, बाल विवाह होता था। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो है बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह की यदि बात की जाए, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह होता था, बिल्कुल होता था। केवल देवर के साथ शादी कर सकती थी, देवर के साथ विधवा, विधवा देवर से शादी कर सकती थी। यानी वैदिक सभ्यता में जो है विधवा पुनर्विवाह होता था और विधवा जो है अपने देवर से शादी जो है कर सकती थी। तो इसका जो है यहाँ पे मिले हैं एविडेंस जो है मिले हैं, यानी कुछ जो है जो भी पढ़ा गया तो यहाँ पर विधवा से जो, विधवा देवर से जो है शादी कर सकती थी। यहाँ पर सती प्रथा थी, सती प्रथा, सती प्रथा की यदि बात की जाए तो सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी। दोस्तों सती प्रथा होता क्या है, यानी सती प्रथा में ऐसा होता है, यानी जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी जो है अपने हस्बैंड की चिता पर जो है बैठकर अपने आप को भी जो है सती करना होता था। तो उसी को जो है सती प्रथा जो है कहा गया है। तो इस समय यानी वैदिक सभ्यता में जो है सती प्रथा नहीं थी। और जाति व्यवस्था की यदि बात की जाए, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, दोस्तों जाति व्यवस्था थी, याद रखेंगे दोस्तों, हाँ थी, लेकिन कर्म आधारित थी। कैसी थी दोस्तों, लेकिन कर्म आधारित थी। याद रखें दोस्तों, जाति व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी। जाति व्यवस्था जो है थी लेकिन कर्म आधारित थी। और ये आगे चलकर यानी उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म आधारित जो है हो जाएगी जाति व्यवस्था। क्या यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा थी, आपको पता होना चाहिए पर्दा प्रथा जो है, यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा भी जो है नहीं थी। याद रखें दोस्तों। और यहाँ पर विवाह की यदि बात करते हैं तो विवाह कैसा होता था, तो विवाह का भी जो है देख लेते हैं। विवाह, विवाह की यदि बात करते हैं तो विवाह जो है यहाँ पर दो प्रकार से होता था। एक अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय, अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह। और दूसरा दोस्तों नियोग प्रथा से। पहले दोस्तों अंतरजातीय विवाह देखेंगे, फिर देखेंगे नियोग प्रथा क्या होता था। नियोग प्रथा जो है क्या होता था तो इसके बारे में भी जो है देखेंगे। तो दोस्तों अंतरजातीय विवाह जो है दो प्रकार से जो है होता था। पहला था दोस्तों अनुलोम, अनुलोम का समझ लेते हैं, फिर देखेंगे दोस्तों प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था, तो इसमें दोस्तों लड़का, अनुलोम में क्या होता था, लड़का उच्च वर्ग का होता था, लड़का जो है उच्च वर्ग का होता था। कैसा दोस्तों, उच्च वर्ग का होता था। लेकिन लड़की की बात की जाए तो लड़की कैसी होती थी, निम्न वर्ग की होती थी। याद रखें दोस्तों, निम्न वर्ग यानी छोटी जाति की जो है होती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्रतिलोम की। प्रतिलोम के द्वारा जो है कैसे विवाह होता था, तो इसमें क्या होता था, इसमें लड़की उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति की होती थी, उच्च वर्ग की जो है होती थी। और लड़का की यदि बात की जाए, लड़का निम्न वर्ग का होता था। लड़का जो है दोस्तों निम्न वर्ग का जो है होता था। कैसा होता था दोस्तों, लड़का जो है निम्न वर्ग का जो है होता था। आप दोस्तों देखेंगे नियोग प्रथा। दोस्तों नियोग प्रथा क्या होता था, तो नियोग प्रथा में ऐसा होता था जब किसी की वाइफ के जो है बच्चा पैदा नहीं होता था तो उसको जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है संबंध बनाने पड़ते थे जब तक जो है लड़का पैदा नहीं हो। तो इस प्रकार जो है नियोग प्रथा जो है होती थी और ये सभी की सहमति से, घर परिवार वालों की सहमति से जो है ऐसा किया जाता था, यानी आपका वंश बढ़ाने के लिए तो ये नियोग प्रथा में जो है आता था। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। यानी वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए तो विधवा जो है देवर के साथ जो है शादी कर सकती थी। सती प्रथा यहाँ पर थी, नहीं थी। जाति व्यवस्था थी, हाँ थी, बिल्कुल थी यह जाति व्यवस्था, लेकिन कर्म आधारित थी। यानी कैसी जाति व्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यानी उत्तर वैदिक काल में ही ये जन्म आधारित जो है हो जाएगी। और यहाँ पर पर्दा प्रथा थी, यानी पर्दा प्रथा यानी आजकल देखा होगा आपने जो लेडीज़ बड़ों का मान सम्मान करने के लिए जो घूंघट करती हैं तो उसी को जो है पर्दा प्रथा जो है कहा गया है। तो यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा
नहीं थी। विवाह की बात करते हैं तो अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा। तो अंतरजातीय विवाह जो है दो प्रकार से होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था, लड़का जो है उच्च वर्ग का होता था और लड़की दोस्तों निम्न वर्ग की यानी छोटी जाति की होती थी। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ग यानी बड़ी जाति की, लड़का जो है निम्न वर्ग यानी छोटी जाति का जो है हुआ करता था। अब देखेंगे दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी है, इनके प्राचीन नाम देखेंगे और नया नाम देखेंगे वर्तमान में किस नामों से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो हैं कौन कौन सी है, तो इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी जो है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो हैं हो जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम वर्तमान नाम डाल लेते हैं। वर्तमान नाम यानी वर्तमान में जो है किस नाम से जाना जाता है, और इधर डाल लेते हैं दोस्तों प्राचीन नाम, यानी प्राचीन में जो है किस नाम से जो है जाना जाता था। तो एक एक करके लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, परुष्णी नदी के नाम से। परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में रावी नदी को। और यदि बात करते हैं दोस्तों सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी की बात करते हैं तो प्राचीन काल में शतुद्री के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से, शतुद्री के नाम से जाना जाता था सतलुज को प्राचीन काल में। अब आते हैं दोस्तों गंडक, यानी वर्तमान में जो गंडक नदी है, गंडक नदी है, इसको प्राचीन काल में जो है किस नाम से जाना जाता था, सदा नीरा, सदा नीरा नदी के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, सदा नीरा नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और यदि बात करते हैं सुबस्तु नदी की, सुबस्तु नदी, सुबस्तु नदी को जो है प्राचीन काल में स्वात नदी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से, स्वात नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और यदि बात करते हैं झेलम की, यानी वर्तमान में झेलम नदी, वर्तमान में जो है झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में जो है इसको बितास्ता के नाम से जाना जाता था। बितास्ता, बितास्ता नदी के नाम से जाना जाता था झेलम नदी को जो है प्राचीन काल में। अब इसके बाद आता है दोस्तों घग्गर नदी। वर्तमान में कौन सी है दोस्तों, घग्गर नदी है, लेकिन प्राचीन काल में इसी नदी को किस नाम से जाना जाता था, दुष्दत्ती, दुष्दत्ती नदी के नाम से जो है जाना जाता था दोस्तों। किसको, घग्गर नदी को जो है प्राचीन काल में दुष्दत्ती के नाम से जाना जाता था। फिर है दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी की यदि बात करते हैं तो इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना था, अस्किनी, अस्किनी या अस्किणी, याद रखें दोस्तों अस्किनी या अस्किणी। तो इस नाम से जो है चिनाब नदी को प्राचीन काल में जो है जाना जाता था। अब बात आती है दोस्तों कुभा नदी की। कुभा यानी काबुल को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको लिखेंगे काबुल। काबुल को जो है प्राचीन काल में कुभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, कुभा के नाम से जो है जाना जाता था। और यदि बात करते हैं सिंधु नदी की, सिंधु नदी, सिंधु नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है सिंध नाम से, सिंध, हिरण्य, हिरव, इन तीन नामों से जो है प्राचीन काल में सिंधु नदी को जो है जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों गोमती नदी। गोमती, गोमती नदी, गोमती नदी की यदि बात की जाए तो प्राचीन काल में इसको गोमत नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, गोमत नदी के नाम से जो है जाना जाता था। फिर क्या आता है दोस्तों, फिर आता है व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास नदी की यदि बात की जाए तो इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बिपाशा, बिपाशा नदी के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, बिपाशा के नाम से जो है इसको जाना जाता था। फिर कौन सी दोस्तों, क्रेमो नदी। क्रेमो नहीं दोस्तों, क्रेमो जो है इसको प्राचीन काल में जो है जाना जाता था। कुल्लम नदी, कुल्लम नदी, कुल्लम नदी को जो है वर्तमान में कुल्लम नदी जाना जाता है और प्राचीन में क्रेमो नदी, याद रखें दोस्तों क्रेमो नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता था। अब इन सभी का एक बार हम रिवीजन करेंगे अच्छे से।
तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वेद में जो है कौन सी नदियाँ और इनको वर्तमान में अब किस नाम से जो है जाना जाता है। तो वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। तो रावी नदी को जो है दोस्तों प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी की यहाँ पर बात हो रही है। तो रावी नदी को प्राचीन काल में जो है परुष्णी के नाम से जो है जाना जाता था। सतलुज नदी की यदि बात हो रही है तो सतलुज नदी को जो है प्राचीन काल में शतुद्री के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, शतुद्री के नाम से जो है जाना जाता था। गंडक नदी को प्राचीन काल में जो है सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता था। और सुवस्तु जो है इसको प्राचीन काल में सुवस्तु के नाम से और वर्तमान में जो है स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखें तो स्वात नदी के नाम से जो है जाना जाता है। झेलम नदी की यदि बात की जाए तो झेलम नदी को प्राचीन काल में बितास्ता नदी, यानी जो झेलम नदी है इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बितास्ता नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और जो ये घग्गर नदी है इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, घग्गर नदी को जो है प्राचीन काल में दुष्दत्ती नदी के नाम से जो है जाना जाता था घग्गर नदी को। चिनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, अस्किनी या अस्किनी। याद रखें दोस्तों, कोई सा भी नाम दिया हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काबुल नदी को जो है प्राचीन काल में कुबा नदी के नाम से, किस नाम से दोस्तों, कुबा नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और सिंधु नदी की यदि बात करते हैं तो सिंधु नदी को जो है प्राचीन काल में सिंध, हिरण्य और हिरव नाम से जो है जाना जाता था। याद रखेंगे। और गोमती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, गोमत नदी के नाम से जो है गोमती नदी को प्राचीन काल में जो है जाना जाता था। ब्यास नदी की यदि बात की जाए तो बिपाशा नदी के नाम से याद रखेंगे। कोल्लम नदी को जो है क्रेमू नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और सरस्वती को जो है मातेत्मा यानी माता के समान जो है माना जाता था सरस्वती नदी को प्राचीन काल में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का जो इससे बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।